नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली सोनम वांगचुक के जो अरेस्ट है उसको लेके चाइनीज़ मीडिया की क्या रिएक्शन है वो हम देखेंगे। और ओवरऑल जो लोग चाइना से फ्रेंडशिप की बातें करते हैं तो ओवर चाइनीज़ लोगों की मेंटेलिटी कैसी है इंडिया को लेके वो आपको खास इस वीडियो में दिखेगा। वैसे चाइनीज़ लोग मतलब चाइनीज़ लोगों के बीच में एक एक पोर्शन है जिनको जियोपॉलिटिक्स से खास कुछ लेना देना है नहीं है। वो फिर भी इंडिया को लेके उतना नेगेटिव सोच नहीं रखते, बट जो कि जियोपॉलिटिकली न्यूज़ चैनल जितना भी देखा है मैंने और जियोपॉलिटिक्स के बारे में जो भी डिस्कशन करते हैं उनके दिलों में है, जो उनके दिलो दिमाग में ऐसे ही इंडिया को लेके जहर होता है और वो मीडिया में ऐसे जहर उगलते रहते हैं। अभी तो चाइना पे टैरिफ लगने वाले हैं, तो चाइनीज़ की बेसिकली बेवकूफ़ी की वजह से 1962 में भी इन्होंने बेवकूफ़ी की। एक बार उतने थोड़ा सा लैंड तो मिल गया बट इंडिया जैसे एक बड़ा देश का सपोर्ट नहीं मिला और फॉर एवर जो है विश्वास खो चुका। तो वो छोटा सा लैंड लेके एक इतना बड़े देश के विश्वास को खोना वो किसी से भी कोई किसी भी एंगल से कोई समझदारी का काम नहीं था। खैर आप भी हम देख सकते हैं कि चाइनीज़ लोग जो है ओवरऑल चाइनीज़ के न्यूज़ आउटलेट्स जो है और चाइनीज़ के जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है ये लोग इंडिया को लेके कैसे व्यू रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स और मेरा एनालिसिस भी रहेगा, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। फ्रेंड्स, आप शायद यह उम्मीद नहीं करेंगे कि लद्दाख रीजन जो भारत और हमारे बीच स्थित है में अचानक दशकों बाद सबसे तीव्र विरोध लहर भड़क उठी है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए। यहाँ तक कि मोदी सरकार भी घबराहट में पड़ गई। और यह लहर केवल एक लोकल हलचल नहीं है, इसमें दशकों से चले आ रहे चीन भारत सीमा विवाद, भारत के महाशक्ति होने के भ्रम और यहाँ तक कि पूरे साउथ एशिया के ढांचे को बदल देने की संभावना शामिल है। इस एपिसोड में आइए बात करते हैं कि क्यों यह पहाड़ी इलाका भारत के पतन की शुरुआत हो सकता है। 24 सितंबर को लद्दाख में फिर से हालात बिगड़ गए। चीन भारत सीमा के पठारी क्षेत्र का यह छोटा इलाका पहले ही जियोग्राफिकल सेंसिटिविटी और एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जाना जाता था। इस बार दशकों बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क गया। युवक सड़कों पर उतर आए और रूलिंग पार्टी पीपुल्स पार्टी और बीजेपी के कार्यालय को आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया और हवा टीयर गैस की गंध से भर गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की और 70 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है, ये लद्दाख का दशकों में सबसे खूनी दिन है। मोदी सरकार को मूल रूप से लगा था कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि 5 साल बाद लद्दाख के लोग न केवल नाखुश होंगे बल्कि और भी गुस्से में होंगे। इस मामले का बैकग्राउंड समझने के लिए हमें 2019 में वापस जाना होगा। उस समय मोदी सरकार ने संविधान के आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया था, जिससे जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 सेंट्रल कंट्रोल्ड सब डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में स्थापित किया गया। ये कदम दिखने में तो सेंट्रल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए था, लेकिन असल में सीमा पर सैन्य और एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस की तैनाती को आसान बनाने और लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन के राजनीतिक प्रभाव को कमजोर करने का प्रयास था। मोदी सरकार को लगा यह चालाकी है, लेकिन उसने स्थानीय लोगों की एथनिक सेंटिमेंट, रिलीजियस आइडेंटिटी और सदियों से बनी आत्मनिर्भरता को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 5 साल बाद समस्या सुलझने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जम्मू और कश्मीर में अब भी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। वहां के लोग अभी भी स्थानीय नेताओं का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन लद्दाख को तो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस भी नहीं दी गई और उसे सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप जिले के प्रमुख हैं, लेकिन अब आप गांव के मुखिया तक का चुनाव नहीं कर सकते। लद्दाख के लिए, जहां 90% से अधिक आबादी स्थानीय सब डिस्ट्रिक्ट से आती है, ये सीधे सीधे पॉलिटिकल प्रेजेंस से वंचित करना है। इसीलिए उनकी मांगें अब बहुत स्पष्ट हैं। पहली मांग है पिछली स्थिति को बहाल करना, दूसरी मांग है संविधान में शामिल किया जाना, तीसरी मांग है स्थानीय स्वायत्तता की सुरक्षा, चौथी मांग है एक लोकल पार्लियामेंट की स्थापना ताकि संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। इस बार बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। उनके नारे अब केवल अस्पष्ट विरोध नहीं है, बल्कि आत्मशासन और स्थानीय शासन की स्पष्ट मांग है, कॉलोनियल रूल के खिलाफ। इसका मतलब यह है
कि वे केवल कुछ नीतियों से असंतुष्ट नहीं हैं, बल्कि इंडियन स्टेट मशीन की लिजिटिमेसी पर ही सवाल उठा रहे हैं। 更让新德里头疼的是呢，拉达克的战略地位其实是极其重要的，它不只是印度北部的一块高地。 सबसे चिंताजनक बात यह है कि लद्दाख स्ट्रेटेजिक पोजीशन वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल उत्तरी भारत का एक पठारी क्षेत्र नहीं है, बल्कि चीन भारत सीमा के सबसे सेंसिटिव कॉन्टैक्ट एरियाज में से एक है। दूसरे शब्दों में, यदि यहाँ अराजकता फैलती है तो केवल घरेलू समस्या नहीं रहेगी, बल्कि पूरे चीन भारत सीमा समीकरण पर असर पड़ेगा। चीन भारत सीमा की बात करें तो हाल के वर्षों के टकराव का जिक्र करना जरूरी है। 2017 का टकराव एक अहम घटना थी। उस समय भारतीय सेना ने सीमा पार की, चीन और भूटान के डिस्प्यूटेड एरियाज में प्रवेश किया ताकि चीन को सड़क निर्माण से रोका जा सके। यह टकराव 73 दिनों तक चला। अंततः भारत को चुपचाप पीछे हटना पड़ा। 2020 में लद्दाख और गलवान घाटी में संघर्ष भड़क उठा। भारतीय सेना की उकसावे की कार्रवाई ने गंभीर नतीजे दी। दर्जनों लोग मौके पर ही मारे गए। उस संघर्ष के बाद चीन की वेस्टर्न पार्ट पर रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अपग्रेड कर दी गई। नई सड़कें और संचार नेटवर्क तेजी से बनाए गए। सीमा पर ताकत का अंतर पूरी तरह से बढ़ गया। भारत भले ही जुबानी बड़ा दिखाता है, लेकिन व्यवहार में उसकी स्थिति कमजोर साफ दिखाई देती है। 更讽刺的是呢，印度在拉达克、西京以及我们的藏南地区。 उसके बाद बातचीत मूल रूप से रेनसोंग और जाओ ताइजी के बीच ही रही, और विडंबना यह है कि भारत लद्दाख सीमा के पश्चिमी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज गतिशीलता ने उसे दबा दिया है। चीन दशकों से सड़कों और मार्गों का निर्माण कर रहा है। इसके विपरीत भारत में कई सीमा चौकियों तक ठीक ठाक सड़कें भी नहीं पहुंचती। वहां पीढ़ी दर पीढ़ी रसद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर कभी वॉर छिड़ जाए तो जीत केवल कागज पर ही दर्ज होगी। भारतीय हमेशा सीमा पर क्यों उकसावे की हरकतें करते हैं? साफ शब्दों में कहें तो इसका मूल कारण घरेलू राजनीतिक जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए नेशनलिज्म पर निर्भर रही है। डोमेस्टिक इकोनॉमी, रोजगार और सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस पर जितना अधिक दबाव बढ़ता है, उतना ही उसे ध्यान भटकाने के लिए एक सो कॉल्ड विदेशी दुश्मन की जरूरत होती है। पाकिस्तान पर हमला करना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन चीन को उकसाने का जोखिम नियंत्रित माना जाता है। 煽动民族情绪，又能让选民觉得我们在崛起。可问题是，民族主义它能当饭吃吗？ यह न केवल नेशनल सेंटिमेंट को भड़का सकता है, बल्कि मतदाताओं को यह भी महसूस करा सकता है कि हम उभर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नेशनल से पेट भर सकता है? क्या यह पहाड़ी रास्ते को राजमार्ग में बदल सकता है? क्या यह पिछड़ी हुई मिलिट्री एक्शन को रातों रात एडवांस बना सकता है? यह सब असंभव है। सच्चाई यह है कि भारत ने हाल के वर्षों में जितना इधर उधर हाथ पांव मारा है, उतना ही उसने अपनी कमजोरी और बेचैनी उजागर की है। मोदी अक्सर यह दावा करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इन ऑफिशियल फिगर्स के पीछे सच्चाई एकदम अलग है। भारत का पर कैपिटा जीडीपी चीन का 5वां हिस्सा भी नहीं है। 30 करोड़ से अधिक लोग आज भी इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते। चिप्स, ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरण लगभग सभी इंपोर्ट पर निर्भर हैं। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में वास्तविक समय की जांच क्षमता नहीं है। मेन बैटल टैंक्स विदेशी पुर्जों पर निर्भर हैं। मिसाइल लॉन्चर तक बाहर से खरीदने पड़ते हैं। बुनियादी ढांचे की पिछड़ेपन की तो बात ही छोड़िए। 20 करोड़ से अधिक लोग अब भी सड़कों पर रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में शौचालय तक नहीं है, जिसके कारण बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की खबरें लगातार आती रहती हैं। आईटी शक्ति कहे जाने के बावजूद चिप से लेकर कोर इक्विपमेंट तक सब कुछ खोखला है। साफ शब्दों में कहें तो भारत एक खोखली ताकत है। 说白了呢，印度就是个纸面国家，外面呢挂着光鲜的头衔，里面却是 बाहर से यह देवता का ताज पहनता है, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल खोखला है। मोदी का सो कॉल्ड राइज ऑफ इंडिया बिल्कुल वैसे है जैसे रेत पर गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी जाए। जैसे ही हवा चलती है वह कांप उठती है, और लद्दाख का विरोध उस पहली हवा का झोंका है जिसने बाहरी दुनिया को इसकी नाजुक नींव दिखा दी। इससे भी गहरी समस्या यह है कि भारत की टेरिटोरियल प्रॉब्लम केवल लद्दाख तक सीमित नहीं है। कश्मीर का मसला लंबे समय से अनसुलझा है। पश्चिम और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी अलगाववादी ताकतें मौजूद हैं। यहाँ तक कि साउथ के तमिलनाडु में भी समय समय पर सेपरेटिस्ट लहरें उठती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि लद्दाख की आग कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश में भूकंप की शुरुआत हो सकती है। जब केंद्र सरकार का सीमा क्षेत्रों पर नियंत्रण जबरदस्ती सप्रेशन और डेमोक्रेटिक प्रोपागेंडा पर टिका हो, तो उसकी स्थिरता तय नहीं रहती। जैसे ही अर्थव्यवस्था धीमी होती है और शासन की वैधता कमजोर पड़ती है, सबसे पहले समस्याएं इन बॉर्डर एरियाज में ही फूटेंगी। 我们反观中国在喜马拉雅的战略部署可以说是层层的递进，有备无患。
आइए हिमालय में चीन की स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट पर नजर डालें। ये कहा जा सकता है कि यहाँ चीन ने जमीन को समतल कर दिया है। तिब्बत, सिचुआन और शिनजियांग का ट्रैफिक नेटवर्क एक सिस्टम बन चुका है। तेल गैस पाइपलाइन, बिजली आपूर्ति नेटवर्क, सीमा गश्त, ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और भारी क्रूज इकाइयों की तेज सक्रियता, ये सब मिलकर एक लाइव डिफेंस कैपेबिलिटी का ढांचा तैयार करते हैं। जैसे ही कोई समस्या होती है, चीन कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा कर सकता है और आपूर्ति बनाए रख सकता है। भारत में तो केवल मौतों की खबरें आती हैं। इतना ही नहीं, साउथ एशिया में चीन की डिप्लोमेटिक पॉलिसी ने भारत और नॉर्थ कोरिया को भी हॉस्टाइल बना दिया है। पाकिस्तान वॉर के बाद से चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बेल्ट एंड रोड ढांचे के अंतर्गत चीन के साथ सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मालदीव, जिसे कभी भारत का बैकयार्ड माना जाता था, अब चीन के और करीब आ रहा है। भारत चाहता था कि ये देश मिलकर चीन को घेरें, लेकिन नतीजा ये हुआ कि साउथ एशिया में खुद भारत ही घिरा हुआ पाया गया। यही ताकत की असली तस्वीर है। मिलिट्री स्ट्रेंथ से भारत चीन के इक्विपमेंट्स और डिप्लॉयमेंट की बराबरी नहीं कर सकता। 这就是实力的碾压。在军事上，印度拼不过中国的装备和部署。 अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो चीन की कंप्लीट इंडस्ट्रियल चेन भारत से कहीं आगे है। डिप्लोमेसी के स्तर पर भी चीन का बाजार और निवेश आकर्षण भारत के खोखले वादों से कहीं अधिक है। ऐसे जटिल अंतराल के सामने भारत की डिप्लोमेसी बिल्कुल वैसी है जैसे कोई छोटी छड़ी से लोहे के दरवाजे पर चोट करे। आवाज चाहे कितनी भी तेज हो, शिखर दिखाई नहीं देता। लद्दाख का विरोध देखने में तो लोकल उथल पुथल लगता है, लेकिन वास्तव में यह इंडियन सोसाइटी में डीप कॉन्ट्रडिक्शंस का विस्फोट है। केंद्र सरकार सीमा पर नियंत्रण खो चुकी है और नई पीढ़ी हकीकत से असंतुष्ट है। नतीजतन राइज ऑफ इंडिया की कथा और आम लोगों के वास्तविक जीवन के बीच का अंतराल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 3 गुना दबाव अब और बढ़ गया है। यह दबाव केवल एक दौर की निगोशिएशंस या सप्रेशन से कभी समाप्त नहीं होगा। ये अगली चुनावी प्रक्रिया में, अगली आर्थिक उथल पुथल में या अगली सीमा झड़प में फिर से उभर सकता है। ये तो और भी बड़ा तूफान ला सकता है। और चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्टेबल पोजीशन बनाए रखे और भारत की छोटी छोटी हरकतों से प्रभावित ना हो। हम उसकी आवाज़ों से अपना तालमेल नहीं बिगाड़ते। हमें वही करना है, सड़कें बनाना, वॉरशिप्स तैयार करना, अर्थव्यवस्था विकसित करना और मिलिट्री पावर को मजबूत करना है। 综合国力的差距继续扩大，印度的每一次挑衅最终都会变成一次笑话。 जब तक चीन की शक्ति बढ़ती रहती है, चीन और भारत के बीच का अंतर भी बढ़ता रहेगा। भारत की हर उकसावे वाली हरकत अंततः मजाक बन जाएगी। यह इतिहास की लॉजिक है। जितना एक पक्ष मजबूत होगा, दूसरा पक्ष उतना ही हास्यास्पद लगेगा। आज का लद्दाख भारत के महाशक्ति बनने के सपने की नींव है। चौकीदार चोर है के नारे केवल मोदी सरकार पर आरोप नहीं है, बल्कि नकली समृद्धि की सफाई भी है। मोदी सड़कों पर अस्थायी नियंत्रण रख सकता है, लेकिन वह युग की अराजकता को दबा नहीं सकता। हिमालय की हवा लगातार बहती रहेगी। ये उन भ्रांतिपूर्ण सपनों को उड़ाएगी और सच को थोड़ी सी रोशनी में ला देगी। कौन उभर रहा है, कौन गिर रहा है, अंततः हंसी किसकी होगी, समय अपने आप जवाब देगा। लद्दाख की आग तो केवल शुरुआत है। भविष्य का तूफान निश्चित रूप से यहाँ से बहुत दूर है। समस्या यह है कि जब भारत बार बार सीमा को छूता है और चीन में महाशक्ति बनने का सपना दिखाता है, तो क्या वह उठ रहा है या खुद को नष्ट कर रहा है? क्या आपको लगता है अगली बार का विस्फोट इस बार से भी अधिक तेज होगा? कमेंट्स में युवेजंग ने लिखा है कि भारत प्राचीन काल से ही सिर्फ एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट रहा है और हमें भारत के 16 देशों में बंटने पर खुशी होगी। उसके बाद एनगोक चाय ने लिखा है कि जो भी देश अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता उसे गिरा दिया जाता है और टुकड़ों में बांटने के लिए भड़काया जाता है। भारत भी एक्सेप्शन नहीं होगा। उसके बाद शुयिंग शन ने लिखा है, भारत की स्वतंत्रता और उसके 16 छोटे छोटे देशों में विभाजन का समर्थन करता हूं। उसके बाद गोंगजू ने लिखा है कि सोचो अगर उस समय KMT जीत गई होती और चीन मेनलैंड पर डेमोक्रेसी लागू कर दी जाती तो यह अनइमेजिनेबल होता। हर प्रोविंस अपने अपने गुटों में बंट जाता और एथनिक ग्रुप्स के बीच अनगिनत संघर्ष छिड़ जाते। ये समझने की बात है। ये बताता है कि कुछ लोग लोकतंत्र को कम्युनिस्ट शासन के बाद पसंद नहीं करते और दूसरे लोकतांत्रिक देशों में भारत विरोधी और अलगाववादी भावनाएं फैलाते हैं। सवाल उठता है कि अगर चीन लोकतांत्रिक होता तो इतनी जल्दी विकसित हो पाता, खासकर इतने विरोध, सिविल वॉर और 1989 के ग्रेट टियानानमेन प्रोटेस्ट्स के बाद। नेक्स्ट चेंचन ने लिखा है, भारत द्वारा गैरकानूनी रूप से कब्जा किए गए चीनी लद्दाख क्षेत्र की वापसी और उसे अपनी मातृभूमि की गोद में लौटाने का समर्थन करता हूं। उसके बाद CSDX86N ने लिखा है कि चीन को साउथ एशिया के लोगों की मदद करनी चाहिए और अमेरिका के कॉलोनी बनने से पहले ही अलग अलग राज्यों की स्थिति को बहाल करना चाहिए। उसके बाद जिन चोंग यू ने लिखा है कि लद्दाख मूल रूप से चीन का क्षेत्र था। उसके बाद पीटर्स ने लिखा है, ब्रिटिश आक्रमण से पहले वहां कोई भारत नहीं था,
सिर्फ अलग अलग राजवंश थे जिनकी अलग अलग ताकतें थीं। भारत की बहुत सी जमीन और लोग ब्रिटिश द्वारा जबरदस्ती एक नए राष्ट्र में शामिल किए गए। यह कहना कि ब्रिटिश से पहले भारत नहीं था एक कॉलोनियल मिथ है। भारत को एक सिविलाइजेशन के रूप में हजारों सालों से माना जाता है। शेयर्ड कल्चर, पिलग्रिमेज, ट्रेड और यहाँ तक कि अशोक और सम्राटों ने विशाल क्षेत्रों को एकजुट किया। ब्रिटिशों ने भारत को नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ इसका शोषण और विभाजन किया। भारत की एकता कॉलोनियल नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल है। नेक्स्ट, जिंगतिया ने लिखा है कि मुझे हमेशा लगता है कि भारत में बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन अच्छी गवर्नेंस सिस्टम की कमी है। ईस्ट और वेस्ट के इतने सफल देशों के होते हुए भी मैं सोचता हूं कि भारत उनसे सीखना नहीं चाहता या फिर शायद सीख नहीं सकता। उसके बाद युवेजिंग ने लिखा है कि विवादित क्षेत्रों में और अधिक लोग खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और एक मजबूत मदरलैंड की प्रशंसा कर रहे हैं। ये रुझान रोका नहीं जा सकता और हम आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद रायन ल्योंग ने लिखा है, एक बड़े मल्टी एथनिक नेशन को गवर्न करना एक कॉस्मिक चैलेंज है। फिलहाल सिर्फ चीन ने इस मुद्दे को सही तरह से संभाला है। रूस ने भी कुछ हद तक इसका आधा हल निकाला है। उसके बाद माइकेप ने लिखा है कि इंडोनेशिया, नेपाल, भारत ये आसपास के क्षेत्र हाल ही में अशांति में रहे हैं और शायद इसके पीछे वेस्टर्न पावर्स का हाथ है। उसके बाद AI कोल्ड शैडो स्क्रॉल ने लिखा है कि लोकतांत्रिक देशों में हर जगह दंगे ही दंगे हैं। इसके रिप्लाई में लिखा है कि हाँ सही है, डेमोक्रेटिक देशों में दंगे होते हैं और कम्युनिस्ट या डिक्टेटर गवर्नड देश में लाशें ही लाशें होते हैं। याद है ना, भूले तो नहीं। उसके बाद CI1 ने लिखा है कि भारत बस एक भारी भरकम देश है और उसका अंत निश्चित है। आखिर में श्वा 1272 ने लिखा है कि कढ़ाई से निगरानी रखो और इस बात को रोकना चाहिए कि भारतीय इस मौके का फायदा उठाकर चीन में न घुस आए। तो इसको लेके इंडियंस में ओपिनियंस बटे हुए हैं। कोई बोल रहे कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था और कोई बोल रहे कि ये चाइनीज़ का बेसिकली चाइनीज़ फंडेड और चाइना के लिए जो काम कर रहे हैं। रियलिटी क्या है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं जिसका जो है वो पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, बट सत्ता की भूख एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े बड़े अच्छे लोगों से भी जो है कब उसको ट्विस्ट करा देते हैं वो पता नहीं चलता। तो हम मतलब ऑटोनॉमी देने से एक रिस्क तो बना रहता है कि किसी भी टाइम, क्योंकि इंडिया में स्टेट्स का जो अपना गवर्नमेंट का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर ऑटोनोमस एक चीज़ दे दिया जाए, उसके बाद स्टेट के लिए अलग रूल दे दिया जाए, तो वहाँ पे वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट है। तो ये अलग से एक अगर अंदर में स्टेट होता तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो फिर हम खुल के बोल सकते थे कि चलो इसको थोड़ा पावर दे के देखते हैं कि अपने एरिया में ये कितना डेवलपमेंट करता है वगैरह। लेकिन क्योंकि ये एकदम चाइना के बॉर्डर पे है तो एक हाई रिस्क बना रहता है कि कहीं चाइना के लिए तो ये काम नहीं कर रहे हैं। और एक तो लद्दाख में सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन ही नहीं, एक मुस्लिम का भी एक मेजर पॉपुलेशन है जो कि जिनका काम हमेशा ही है कि बीजेपी के कोई भी पॉलिसी को प्रोटेस्ट करना। बट ओवरऑल हमें जिस तरीके से करना चाहिए कि हमें जो उनके ट्राइबल पॉपुलेशन की कंप्लेन है, ऑटोनोमस छोड़ो, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, स्टेट लेजिस्लेशन जो है, स्टेट कंट्रोल जो है वो छोड़ो, बट तुम्हारी मांगे क्या है वो बताओ हमें। तो उनके लोगों के मांग पूरे करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, सरकार उस पर हम दबाव डाल सकते हैं, सरकार को एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या फिर सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करे, जॉब्स क्रिएट हो। बीजेपी की सरकार का भी मैं बोलूँगा पिछले कुछ मतलब एक वोटर्स को फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ है जो कि बहुत घटिया तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण जैसे एक बॉलीवुड भांड को डिप्रेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाना, जो कि बीजेपी के खिलाफ और JNU में जाके इंडिया के खिलाफ मतलब भाषण या फिर एंटी इंडिया लोगों के साथ कोलैबोरेट कर चुकी है। तो टाइम एंड अगेन ये पहले बहुत सारे मुस्लिम जो है पाकिस्तान के लोगों के साथ भी ये दिखते हैं। तो ऐसे भांड को आप बॉलीवुड के भांड को एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना ये कोई पते की बात नहीं है। आप बहुत सारा एडुकेटेड और अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप बना सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर। और ऊपर से तेल में इथेनॉल मिलाना, इवन अरुणाचल से भी खबरें आ रहा है कि कुछ जगह जो है चाइनीज़ लोग कैप्चर कर रहे हैं। वहाँ लोग अरुणाचल लोकल लोग जो है जो पहले बचपन से वहाँ पे जाते थे वहाँ पे अब नहीं जा पा रहे हैं। वो जगह अभी वो इंडिया के पास है। अभी वो लेक इंडिया के पास है। इंडिया का ऐसे नाम का पड़ा हुआ है, वहाँ तो कोई जाने के लिए तो सिर्फ जा सकता है हमने ना, लेकिन उसका इंडिया का है बोल के नहीं बोल सकेगा। चाइना लोग भी क्लेम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ देगा ना वो लोग करंगतुई करंगतुई वाला को। अच्छा,
वो साइड में अभी चाइना लोग रोड बनाएगा, रोड बना के उसका कब्जा ही हो जाएगा, वो लोग का टूरिस्ट प्लेस बना देगा बाद में। देखिए आप, ये तो हमारा इंडिया का बनना चाहिए था, है कि नहीं? बनना चाहिए था असली में। उन लोग का तो उन लोग का जगह अलग है असली में ना। बॉर्डर को देखा जाए तो इंडिया का बॉर्डर तो बहुत दूर तक है, फिर वो लोग नीचे तक आके कब्जा कर लिया। अभी कितना भी जितना लेक वगैरह छोटा से लेकर बड़ा लेक पूरा कब्जा कर लिया। इंडिया का पास अभी सिर्फ जंगल का अलावा कुछ नहीं बचा। मेन जो चीज है जा रहा है धीरे धीरे हाथ से। हाँ सच में वो लोग जा रहा है, सब चाइना लोग ले रहा है। तो ये सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक सरफेस लेवल पे आएगा। हालांकि ऑनलाइन तो सब कोई बीजेपी करेगा, लेकिन अंदर में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा जो कि अचानक से आपको वोटिंग डे में सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि ये अंदर से जो ये हेट जो पनप रही है, टैक्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा, बट उस तरीके से फैसिलिटीज़ ना मिलना, और ये सिविक सेंस मतलब हम बोलते रहते हैं, बट देश में क्लीन करना, एक फ़ाइन लगाना, जो कि कूड़े मतलब कूड़ा जो है कहीं पे भी फेंकते हैं, लिटरिंग करते हैं, उन पे एक फ़ाइन लगाना, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इंडिया को क्लीन करना। 10 साल में ये नहीं किया गया क्या? तो कई मतलब अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन जो है एक बहुत ही घटिया पार्टी है, इसलिए बीजेपी की कई सारे फेलियर्स जो है आंखों में नहीं लग रहा है, या फिर उस तरीके से हम ऑपोजिशन को नहीं पा फेलियर्स तो मतलब ख़राब पॉलिसीज़ बहुत सारे केसेस में हुए हैं, और देश को क्लीन करने का और ये का सफाई अभियान करने से कुछ नहीं होता है, आप प्रॉपर फाइन लगाना पड़ता है। बहुत सारे कितने छोटे छोटे देश, इवन चाइना जैसे बड़े देश जो है बहुत सिस्टमेटिकली अपने देश के लोगों को जो है मैनेज कर रहा है, अपने जगह को क्लीन रख पा रहे हैं, पॉपुलेशन और जगह वहाँ पे भी बढ़ा है। लेकिन इंडिया को ये चीज़ एटलीस्ट 10 साल जो है हमने चेंज के लिए ही वोट दिया था बीजेपी को, तो चेंज जो है ये सब दिखना चाहिए, तभी जाके जो है आने वाले ज़्यादा चलो 1-2 इलेक्शन तो जीत जाएंगे, बट अगर लॉन्ग टर्म में रहना है पावर में तो धीरे धीरे ये सब चीज़ करना पड़ेगा। धीरे धीरे कि आप तो फास्ट ही करना पड़ेगा, बट ओवरऑल जो है कुछ जगह पे फॉरेन पॉलिसी लेके कुछ जगह तो ठीक है, बट ये आजकल जो फॉरेन मिनिस्टर, या फिर मैं समझता था कि श्री जयशंकर जी के बेटे ही सिर्फ बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनके बेटे बेटियाँ जो है वो फॉरेन में जो है सेटल है। तो ये कहीं नेपाल वाला हाल ना हो जाए, इसलिए खुद पॉलिटिशियन अपने बच्चों को सबसे पहले बाहर सेटल करते हैं। विकसित भारत, अमृत काल, ये सब जुमले आम आदमी के लिए। इनके खुद के बच्चे आप जाके सर्च करोगे, एक भी आपको इंडियन सिटीजन नहीं मिलेगा, और अगर इंडियन सिटीजन है भी तो वो आज के टाइम पर किसी वेस्टर्न कंट्री में सेटल्ड होगा, क्योंकि वो नहीं जीना चाहते ना एक थर्ड क्लास जिंदगी। भारत के सारे करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स और छोटे से लेकर बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, इन सबके बच्चे यूएस यूके में जाके पढ़ते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। और आम आदमी का बच्चा एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के चक्कर में सालों तक घिसता रहता है। क्योंकि अभी लोग जो है अवेयर होने लगे। पहले मैं भी सोचता था कि शायद श्री जयशंकर जी का ही एक केस है, बट अभी तो देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो टॉप मिनिस्टर्स हैं उनके बेटे बेटियाँ सब जो है फॉरेन में सेटल है। आप एक तरफ आप देशभक्ति की बात करते हैं, दूसरे तरीके से अगर आप नहीं चाहते कि आपके बेटे बेटियाँ जो है इस देश में रहे, मतलब आप खुद ही जो है इस देश से आप प्यार नहीं करते, तो ये सब बहुत सारा चीज़ है जो कि बीजेपी को अगर ध्यान से नहीं दिया तो जैसे यूपी में एक अचानक से दिखा कि बीजेपी हार गई, किसी भी टाइम इंडिया के इलेक्शन में वो हो सकता है, क्योंकि फॉरेन फोर्सेस ऑलरेडी चाहता है कि बीजेपी हटे, और इस बीजेपी को देखना चाहिए कि कोई मौका ना मिले लोगों को कंप्लेन करने का, या फिर कुछ सही में जो है अफेंड होने का, जिसको फॉरेन पावर्स यूटिलाइज कर पाए।